हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे रेजिस्टेंस टू चेंज। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कि क्या होता है। सेकेंड आता है व्हाई डू पीपल रेजिस्ट टू चेंज, कि क्या रीज़न या क्या सोर्सेस होते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज के। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इससे ओवरकम कैसे किया जा सकता है और इसकी क्या टेक्निक्स होती है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का टॉपिक है। इसको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो जो रेजिस्टेंस टू चेंज होता है, तो इसमें लोग तीन तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं कि वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करे, ना पॉजिटिवली तरीके से रिएक्ट करते हैं ना नेगेटिव। सेकंड होता है जो भी चेंज हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और थर्ड टाइप के जो लोग आते हैं वो रेजिस्टेंस टू चेंज, कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो उनके फेवर में नहीं होते हैं, वो उन चीज़ों को अवॉइड करते रहते हैं। जो भी उनकी एग्जिस्टिंग मैथड चल रही है, जिस तरीके से वो अभी तक काम कर रहे होंगे, उनको उसी तरीके से काम करना पसंद होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन इस एडवांसमेंट को देखता है, बिजनेस की प्रोसेस को देखता है कि वो कॉन्स्टेंटली चेंजेस को कैसे अडॉप्ट कर सकता है। जो ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस है ये एक हर्डल की तरह काम करता है कि जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट या सक्सेस के लिए ले जाना चाहते हैं तो आपको नए नए चेंजेस करने होंगे, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। तो रेजिस्टेंस टू चेंज से हमको चेंज मैनेजमेंट पे जाना होगा। तो रेजिस्टेंस टू चेंज बताता है कि लोगों को लगता है जो जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं उसी तरीके से चलते रहे, कुछ नया ना हो, जो वो अभी तक काम कर रहे थे वो काम को वो करते रहे। तो जो रेजिस्टेंस टू चेंज होता है इसको दो कैटेगरीज में देखा जाता है, इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये बताता है कि क्या टाइप्स हो सकते हैं, क्या सोर्सेस या फैक्टर या क्या रीज़न होते हैं जिनकी वजह से लोग रेजिस्टेंस टू चेंज चाहते हैं कि चीज़ें चेंज ना हो। तो इसमें दो टाइप से, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल। इंडिविजुअल का रीज़न होता है कि वो चाहते हैं कि कुछ बेसिक लोग के ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो उसी पे बेस्ड होते हैं। उनका क्या परसेप्शन है, वो चीज़ों को कैसे देखते हैं, उनकी कैसी पर्सनैलिटी है, कैसी नीड है। मतलब कोई व्यक्ति जो इंट्रोवर्ट, उसको नहीं लगेगा कि नई नई चीज़ों पे जाए, कोई एक्सट्रोवर्ट होगा तो वो नई नई चीज़ें ट्राई करना पसंद करेगा। तो ये उसकी पर्सनालिटी, उसकी ज़रूरतें, परसेप्शन पे डिपेंड करता है। तो जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के फैक्टर्स होते हैं उसमें आता है हैबिट, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक फैक्टर, फियर ऑफ अननोन, सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग। और जो ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस के फैक्टर्स होते हैं उसमें आता है स्ट्रक्चर इंटीरियर, लिमिटेड फोकस ऑन चेंज, ग्रुप इंटीरियर, थ्रेट्स टू एक्सपर्टाइज, थ्रेट टू स्टेब्लिश पावर रिलेशनशिप, थ्रेट टू स्टेब्लिश रिसोर्स एलोकेशन। इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कि इंडिविजुअल के क्या रीज़न होते हैं उनको डिटेल में। हैबिट बताता है कि जो भी आपकी आदतें, जिस तरीके से आप रेगुलरली काम को करते होंगे, डेली काम को करते होंगे, आप उसमें सेटिस्फैक्शन फील करते हैं, आप उस काम में आदत में आ जाते हैं कि आपको वो बहुत ईजी लगता है, रेगुलरली काम करते हैं, आप उसके साथ एडजस्ट हो जाते हैं, जिसमें आपकी फैमिली, सोसाइटी, वर्क लाइफ कुछ भी हो सकती है, जिनको आप कभी चेंज नहीं करना चाहते। तो आप यहाँ पे एनालाइज करते कि क्या बेनिफिट और क्या कॉस्ट है चेंज को लाने की। फॉर एग्जाम्पल कि आप डेली ऑफिस जाते हैं तो आप सेम रूट से, सेम रास्ते से जाते होंगे, कभी आप नहीं सोचते कि आपको दूसरे रास्ते से जाना होगा, क्योंकि आपने कभी उस चेंज के बारे में सोचा नहीं है कि दूसरा भी रास्ता हो सकता है ऑफिस जाने का। जब भी आप उसके बारे में सोचेंगे तो आप बहुत बार सोचेंगे कि उस रास्ते से जाने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा, ट्रैफिक सिग्नल ज़्यादा है, क्या रीज़न है, फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपको रूट चेंज करना है या फिर आप नहीं करेंगे। तो ये आपकी हैबिट्स को बताता है। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी। जो भी लोग हैं उनको लगता है कि जो भी वो काम कर रहे हैं अगर उसमें कोई चेंज आता है तो उनकी जो जॉब की सिक्योरिटी है कहीं ना कहीं वो अफेक्ट होती है। तो जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में प्लान तरीके से चेंजेस आएंगे तो वो उनके वर्किंग सिस्टम को, चीज़ों को चेंज करेंगे जिनसे उनकी जॉब सिक्योरिटी अफेक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, पहले सारी चीज़ें लोग ही प्रोडक्शन करते थे, ज़्यादा लोग की ज़रूरत होती है। अगर आप चेंज करके ज़्यादा प्रोडक्शन की मशीनें इन्वॉल्व कर लेंगे तो लोगों को जॉब में अनसिक्योरिटी फील होगी, क्योंकि उनको लगेगा कि मशीन्स आ गई है तो उनकी जॉब जा सकती है। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल कि कंप्यूटर सिस्टम को नेपाल की बैंक्स में ट्रेडिशनली तरीके से लेके आए तो प्राइमरली लोगों ने सोचा, एम्प्लॉयज़ ने सोचा कि वो चेंज से उनकी जॉब इनसिक्योर हो सकती है। उनको पता नहीं था कि कंप्यूटर का यूज़ करना सही है कि नहीं है और उनको आता नहीं था। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक फैक्टर, प्रोबेबिलिटी। जो भी आपका इकोनॉमिक गेन है आप उसको
लूज नहीं करना चाहते, एक मेन रीजन होता है जो भी लोग हैं वो बिलीव करते हैं कि जो भी इकोनॉमिक सिस्टम में चेंजेस हो रहे हैं, प्रोसीजर में चेंज हो रहा है, उनको अडॉप्ट करना डिफिकल्ट है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका भी काम कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जितने आपको पैसे मिल रहे हैं वो भी ऑटोमेटिकली मिलना कम हो जाएंगे, मतलब आपकी सैलरीज भी कम होने लग जाएगी। नेक्स्ट आता है फियर ऑफ अननोन। जब भी आप कुछ नए चेंज के लिए जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे नया नॉलेज, नया सिस्टम, नई वर्किंग प्रोसीजर मिलती है, तो लोगों को लगता है कि जो उनका नॉलेज है वो लिमिटेड है, क्रिएटिविटी में वो ज़्यादा अच्छे नहीं है कि नई चीज़ें करें, नए इनिशिएटिव्स को लें, तो वो नए चेंजेस को नहीं लाना चाहते हैं, उनको डिफ़िकल्टी फील होती है नए चेंज को लाने में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कंप्यूटर सिस्टम नेपाल में आया तो एम्प्लॉयज़ को डिफ़िकल्टी हुई कि वो कंप्यूटराइजेशन को, कंप्यूटर जैसी चीज़ को नहीं जानते, तो वो इसको कैसे यूज़ करेंगे, उस पर कैसे बैंकिंग के सिस्टम या बैंकिंग के कामों को करेंगे। तो ये होता है फियर ऑफ अननोन कि आप चीज़ों को नहीं जानते। नेक्स्ट आता है सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग। जो भी अकेला व्यक्ति है उसका कुछ परसेप्शन होता है चीज़ों को देखने का, कुछ ही इन्फॉर्मेशन को वो सिलेक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को डिसाइड करता है, समझता है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकता है उसके लिए चैलेंजिंग हो, उसने इग्नोर कर दी हो, तो वर्किंग प्रोसीजर में उसको बहुत सारे चेंजेस दिखते हैं जिसको कि वो नहीं चाहता है, क्योंकि उसका परसेप्शन है कि वो उस चीज़ को इस तरीके से देखता है कि चेंजेस नहीं होने चाहिए, या फिर उसने उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पर ध्यान नहीं दिया, उसके माइंड में सिर्फ यही था कि ये नहीं हो सकता है, तो वो उसी मेंटलिटी से चलता रहता है। तो अभी तक हमने कुछ इंडिविजुअल रीजन देखे, नेक्स्ट हम ऑर्गेनाइजेशनल रीजन देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का भी नेचर होता है कि वो भी चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, जो भी चीज़ें बदल रही है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर या डिज़ाइन बदलना, तो ये भी डिफ़िकल्टीज क्रिएट करता है, इसलिए भी लोग चाहते हैं कि चेंजेस ना हो। तो ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस में आता है स्ट्रक्चर इंटीरिया, सेकेंड आता है लिमिटेड फोकस ऑन चेंज, थर्ड है ग्रुप इंटीरिया, नेक्स्ट है थ्रेट टू एक्सपर्टाइज, नेक्स्ट है थ्रेट टू एस्टेब्लिश पावर रिलेशनशिप, नेक्स्ट है थ्रेट टू एस्टेब्लिश रिसोर्स एलोकेशन। इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है स्ट्रक्चर इंटीरिया। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, बिजनेस होता है, उसका खुद का स्ट्रक्चर होता है, सिस्टम होता है, लोगों का स्टेबल तरीके से परफॉर्मेंस होता है कि कौन क्या काम करेंगे। पर जब आप स्पेसिफिक प्रोसीजर पे जाते हैं तो आपको उनको सिलेक्ट करना है, ट्रेनिंग देनी है, सबके रूल्स को बताने हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, या जो भी चेंजेस हुए उनके अकॉर्डिंग वो कैसे काम करेंगे। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका फॉर्मल जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, उनके स्पेसिफिक रूल या प्रोसीजर होते हैं जब भी उनको जॉब दी जाती है कि उनको क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कंफर्म करता है कि वो इस चेंजेस के साथ काम कर सकता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो देखता है कि अगर चेंज हुआ तो स्ट्रक्चर में भी लोगों के चेंजेस होंगे, जिस तरीके से सबके रोल्स प्रोसीजर डिसाइड थे वो उनमें भी चेंजेस होंगे। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्टेंस टू चेंज पे जाता है कि चेंजेस नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट आता है लिमिटेड फोकस ऑन चेंज। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का टोटल सिस्टम होता है, इसमें नंबर ऑफ इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट सब सिस्टम होते हैं, मतलब जो चीज़ें अलग अलग डिपार्टमेंट से या अलग अलग चीज़ें वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि हमने कंप्यूटराइजेशन को फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में या फाइनेंशियल सिस्टम के लिए यूज़ किया, पर वो थोड़ा सा चेंज कुछ काम का नहीं रहेगा अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज नहीं होता है। थोड़ा सा सब सिस्टम में अगर आप लिमिटेड चेंज करते हैं तो वो वर्थलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको सबको कंप्यूटराइज करके सारी चीज़ों में, मतलब सिर्फ फाइनेंशियली आप कंप्यूटर में रिकॉर्ड रखें, उसकी वजह आप प्रोडक्शन में भी इसका यूज़ करें, सेल्स डिपार्टमेंट के पास भी रिकॉर्ड के लिए, तो सब जगह इसका यूज़ होगा तो वर्थ इट होगा। आपको लगेगा कि लोग इजीली एक्यूरेसी के साथ ज़्यादा अच्छा काम कर पा रहे हैं, बल्कि आप थोड़ा सा सब सिस्टम में चेंज करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है ग्रुप इंटीरियर। जो भी इंडिविजुअल है वो ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप की तरह काम करता है, उनके खुद के ग्रुप नॉर्म्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, वैल्यू होती है। किसी भी अकेले व्यक्ति का बिहेवियर इन सारी चीज़ों से मिलकर बनता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई व्यक्ति यूनियन मेंबर में है, उसकी इच्छा हो सकती है कि जो भी चेंजेस हुए हैं जॉब में, मैनेजमेंट में, वो उसको एक्सेप्ट करता है, वो उसके लिए एग्री है। पर यूनियन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बताता है कि यूनियन नॉर्म्स बोलता है कि कुछ भी चेंजेस हो सकता है कि नहीं होने चाहिए मैनेजमेंट की तरफ से एम्प्लॉयज़ के लिए, और कुछ लोग वो रेजिस्टेंस को बताएंगे कि जॉब में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये ग्रुप का बिहेवियर होता है कि अलग अलग लोग एक ही ग्रुप में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। नेक्स्ट आता है थ्रेट टू एक्सपर्टाइज। आपको डर होता है कि आपका जो जॉब में इम्पॉर्टेंस है वो जा सकता है, जितने अभी तक आप इम्पॉर्टेंट बचे थे वो नहीं हो सकते, तो आप चेंज करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में, प्रोसीजर में। कोई एक अच्छा स्पेशलाइज ग्रुप दूसरे स्पेशलाइज ग्रुप की अपॉर्चुनिटीज़ को ले सकता है, मतलब कोई एक ग्रुप एक्सपर्ट होगा तो उसको
डर रहता है कि उसकी जॉब जा सकती है, डिमोशन हो सकता है, इकोनॉमिक गेन कम हो सकते हैं क्योंकि प्रेजेंट वर्किंग सिस्टम में चेंजेस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो मैनेजर और सुपीरियर है उनका ट्रेडिशनल एटीट्यूड होता है कि वो अपनी पावर्स को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सबको बांटना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है वो एक्सपर्ट है, या फिर उनका जो पावर है वो कम हो जाएगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाएगी। और अगर ये कम होती है तो उनका जो एक्सपर्टाइज है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है थ्रेट टू एस्टेब्लिश पावर रिलेशनशिप। जो भी डेलीगेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग होता है सबऑर्डिनेट्स को, इसमें आपका जो पावर होता है वो भी लोगों में बढ़ता है। तो मैनेजर हमेशा सोचता है कि पावर जो उसको मिली है उतनी रहे, उसमें कोई चेंज ना हो, उसका जो स्टेटस है वो सेम रहे। फॉर एग्जाम्पल जो मिडिल लेवल के मैनेजर और सुपीरियर्स होते हैं वो पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग सिस्टम को नहीं सपोर्ट करते या सेल्फ मैनेज वर्क टीम को नहीं सपोर्ट करते, क्योंकि अगर पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग होगी तो सब लोग अपने डिसीजंस को बताएंगे, पार्ट करेंगे, सब लोग डिसीजन ले सकते हैं, तो उनकी जो पावर है वो कम हो जाएगी, उनका जो स्टेटस है या उनका जो रोल है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है थ्रेट टू एस्टेब्लिश रिसोर्स एलोकेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में कोई चेंज होता है तो ये बताता है कि जो भी आपका रिसोर्सेज का लोकेशन है, मतलब किस डिपार्टमेंट को कितने रिसोर्सेज जाने चाहिए, वो भी चेंज होते हैं। तो कुछ डिपार्टमेंट को इसका खतरा रहता है कि अब उनको जो रिसोर्सेज मिलने वाले थे वो कम हो जाएंगे, उनका बजट कम हो जाएगा, जो स्टाफ उनको अभी तक मिल रहे थे वो लोग भी कम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है उसको सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते थे ट्रेडिशनल सिस्टम में, मतलब प्रोडक्शन के लिए एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा मिलते थे, पर जब ऑटोमेशन पे चीज़ें चली जाएंगी तो उनके जो नंबर ऑफ स्टाफ है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अब मशीन्स पे जा रहे हैं तो लोगों की कम ज़रूरत पड़ेगी तो वो कम हो जाते हैं। तो ये कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को लोग नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू ओवरकम रेजिस्टेंस टू चेंज, कि जो लोग चेंजेस नहीं चाहते हम उनको कैसे रेडी कर सकते हैं कि वो चेंजेस को एक्सेप्ट कर लें। तो इसमें फर्स्ट आता है ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन बताता है कि जो भी लोग हैं आप उनको मोटिवेट करके जो भी उनके रीजन है, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है वो उनको शेयर करें, इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, ताकि आप उनको समझा सके कि क्या चेंजेस हो रहे हैं और जो भी चीजें अनिश्चित है उनमें ट्रस्ट को बिल्ड कर सके, ट्रांसपेरेंसी रखे, ताकि सबके बीच में अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन हो, सब लोग एक दूसरे के साथ बातें शेयर कर सके और आप भी जो भी चेंज हो पा रहा है उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कोलैबोरेशन। जो भी इंडिविजुअल या ग्रुप चेंज की प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है वो नहीं चाहता कि चेंज हो, पर आप उनसे इनपुट ले सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, ताकि उनको लगे कि उनकी भी कोई वैल्यू है जब भी चीज़ें बदल रही है। तो इस वजह से वो भी कमिटेड और चेंजेस को लेना, एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है एम्पावरिंग एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। आप लोगों को एजुकेट करें, उनके स्किल्स का डेवलपमेंट करें, ताकि वो कॉन्फिडेंस के साथ जो भी चेंज हो रहा है उसको यूज़ करें, क्योंकि हमेशा स्किल की गैप होती है। जब भी आप नए चेंजेस को लेके आ रहे हैं तो आपको उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी कि जो भी नए चेंज आ रहे हैं उनके पास इतनी स्किल या एजुकेशन, उनके पास इंफॉर्मेशन है कि वो नए चेंज के साथ काम को ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एड्रेसिंग कंसर्न एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट। रेजिस्टेंस टू चेंज में जब भी लोग मना करते हैं तो आपको उनके लिए थोड़ी सी सिंपैथी, एम्पैथी या उनको सपोर्ट करना चाहिए, कि सारी चीज़ों को बताना चाहिए, जो भी उनकी ज़रूरत है उसको पूरा करना चाहिए, ताकि वो भी चेंजेस को अच्छी तरीके से, पॉजिटिवली तरीके से देख सकें और वो भी चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकें। नेक्स्ट आता है कल्टिवेटिंग अ सपोर्टिव कल्चर। आपको एक अच्छा कल्चर बना के रखना है, इनोवेटिव कल्चर, ताकि लोगों को लगे कि सब वहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मिस्टेक्स से सीख सकते हैं। अगर वो चेंजेस के साथ अच्छा काम करे तो उनको रिवॉर्ड्स मिले, अप्रिशिएट किया जाए। तो आप उनको अच्छी स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज बताएं, सपोर्टिव कल्चर रखें कि आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो लोग इनकरेज होकर नई चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पलरी लीडरशिप एंड रोल मॉडलिंग। अच्छी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बताता है कि आप ओवरकम कर सकते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज से। मतलब लीडर अपने आप को इतना पॉजिटिव एटीट्यूड लोग को दिखाता है कि लोग भी पॉजिटिव फील करते हैं, उस लीडर से इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं और कमिटेड रहते हैं, सपोर्टिव रहते हैं कि वो जो भी नया चेंज आ रहे हैं उसके साथ इजीली अपनी जर्नी को या उसके साथ इजीली काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन एंड पोलाइटिंग। जब भी आप नए चेंजेस को इम्प्लीमेंट करें तो आपको उसके छोटे छोटे पार्ट्स को इम्प्लीमेंट करना होगा, मतलब फेजेस में इम्प्लीमेंट करना होगा, ताकि लोग चेंजेस को एक्सपीरियंस कर सके, उनके साथ एडजस्ट हो सके, चीज़ों को सीख सके और वो फिर जो नए चीज़ें आ रही है उसके साथ काम कर सकते हैं। अगर उनको एकदम से बहुत ज़्यादा चेंज मिलेगा तो वो काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको उनके अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करना होगा ताकि वो चेंजेस को इजीली धीरे धीरे एक्सेप्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है कॉर्शन, जिसका मतलब होता है जबरदस्ती, कि आप किसी को फोर्स कर रहे हैं कि जो भी चेंज आ रहा है उसके लिए वो हाँ करे। उसको मैनिपुलेट करना, कंट्रोल करना, ये एक अच्छा तरीका नहीं होता है, एथिकली सही नहीं होता है, पर आप जबरदस्ती करते हैं उसके साथ कि वो उस चेंज को एक्सेप्ट करें, जिसकी वजह से आपको कभी कभी नेगेटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स बताता है कि जो भी लोग होते हैं वो ग्रुप में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, वो कैसे बातचीत करते हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, पावर डायनामिक्स या रोल नॉर्म्स उनके कैसे होते हैं। तो आपको ग्रुप डायनामिक्स को समझना है, और अगर आपने ग्रुप डायनामिक्स को समझ लिया तो आप इजीली चेंजेस को ला सकते हैं, और वो लोग इंडिविजुअली लोगों के एटीट्यूड और बिहेवियर को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो आपको पॉजिटिव ग्रुप डायनामिक्स को देखना है, जो भी उनका लीडर है उसको चेंज करना है, उनको सपोर्ट करना है, और एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है ताकि वो चेंजेस को एक्सेप्ट करें। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे कि आप ओवरकम कर सकते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज से। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या टेक्निक्स होती है। तो जो हमने कैसे ओवरकम करना है वही टेक्निक्स में आता है। फर्स्ट आता है एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। आप लोगों को एजुकेट करें नए चीज़ के बारे में, ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए कि लोग अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेटिव, कि लोग पार्टिसिपेट करें चीज़ों के लिए डिसीजन मेकिंग में, ताकि उनको भी कुछ वैल्यू फील हो और वो भी आपको चेंजेस को एक्सेप्ट करने में हेल्प करें। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट, कि आप उनको कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करें ताकि वो इजीली चेंजेस को ले सके। नेगोशिएशन, आप उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, उनको मेरिट्स डिमेरिट्स बता सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, उनको मैनिपुलेशन करना, कॉपरेशन करना, और लास्ट आता है कॉर्शन, कि आप उनके साथ जबरदस्ती भी कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स होती है जिनका यूज़ किया जाता है रेजिस्टेंस टू चेंज के लिए। तो रेजिस्टेंस टू चेंज कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए, सक्सेस के लिए। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि रेजिस्टेंस टू चेंज क्या होता है, क्यों पीपल रेजिस्ट करते चेंज के लिए, या बोला जाए तो क्या सोर्सेज भी इसको बोलते हैं, फैक्टर्स भी इसको बोलते हैं, जो हमने देखे इंडिविजुअल और ग्रुप के बेसिस पे कैसे ओवरकम किया जा सकता है और इसकी क्या टेक्निक्स होती है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।